गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करेंगे एचटेट टीजीटी साइंस की प्रीवियस ईयर सीरीज। सो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस in which a mixture of the heavier particles and the lighter particles are separated by the wind. बच्चों इसमें कहा गया है कि जब हमें दो पार्टिकल्स हैं, एक हमारा हैवी पार्टिकल है और एक हमारा लाइट पार्टिकल है, तो अगर हमें उन दोनों को सेपरेट आउट करना है बाय द मेथड ऑफ विंड, तो इसमें से कौन सा मेथड है जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। हम सारे मेथड को अलग अलग डिस्कस करते हैं, देन हम देखेंगे कौन सा मेथड है जो इन चीज़ों को सेपरेट आउट करेगा। ये जो हमारे सारे मेथड्स हैं, थ्रेसिंग, विनोविंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, ये जो सारे मेथड्स हैं हमारे, ये किसके लिए है? दो पार्टिकल्स को या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए। हमारा फर्स्ट मेथड है दैट इज थ्रेसिंग। जो थ्रेसिंग मेथड होता है बेटा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हमारे कोई दो पार्टिकल्स हैं या दो कोई चीज़ें हैं जिन्हें हमें सेपरेट आउट करना है, या तो उन्हें बीट करके या किसी मैकेनिकल एक्शन के साथ। जैसे कि मान लो कि हमने ये देखा है, हमारे जो खेत होते हैं उनमें इस सीज़न के अंदर जीरी लगी हुई होती है, तो जीरी को हम निकालते कैसे हैं? मान लीजिए ये उनकी स्टेम है, स्टेम पे ये लगी हुई हैं चावल, या कोई भी हम इसको अलग ग्रेन बोल सकते हैं, कोई भी वीट बोल सकते हैं। तो हम इनको निकालेंगे कैसे? यहाँ पे एक हमारे पास क्या होता है, एक इनको पकने के बाद हमारे पास एक ड्रम होता है, और ड्रम के ऊपर हम इनको क्या करते हैं? बीट करते हैं, इन पे मारते हैं, झाड़ते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा अनाज होता है वो यहाँ गिर जाता है, और जो इसका भूसा होता है वो, या फिर जो स्टॉक्स होती हैं वो इसकी बैक साइड में होती हैं। तो इसी तरीके से हम दो चीज़ों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। गेहूं के सीज़न में हम कंबाइन का यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा जो गेहूं होता है, अनाज होता है, वो सेपरेट आउट हो जाता है उसकी स्टेम से। द नेक्स्ट मेथड इज विनोविंग। विनोविंग का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। विनोविंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, दो पार्टिकल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि वो हैवी है या वो लाइट है, उस बेसिस पे हम इनको सेपरेट आउट करते हैं बाय यूजिंग द विंड। फॉर एग्जांपल, अब मान लो मैंने यहाँ से गेहूँ निकाल ली, कोई भी मेरा अनाज निकल गया, उसके साथ मेरे पास यहाँ पे गेहूँ भी है, और उसके साथ इसमें कुछ हमारे पास इम्प्योरिटीज़ भी हैं, जो कि भूसा हो सकता है या कुछ भी कंकर पत्थर, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे विनोविंग के अंदर? मैंने यहाँ पे एक फ़ैन लगाया, फ़ैन लगा के मैं इसको यहाँ पे डाल रही हूँ, ये जो मिक्सचर था। अब होगा क्या कि जो लाइट होगा वो हवा के साथ आगे चला जाएगा, और जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ इसके नीचे बैठ जाएंगे। अब इसमें मेरे पास क्या था, जो येलो पार्ट था वो मेरे पास क्या था, इसका स्ट्रोक्स था, कोई भी डस्ट था, तो वो मेरे पास क्या हुआ, वो आगे जाके इकट्ठा हो गया। जिसका मतलब क्या है, ये मेरे पास क्या है, लाइट पार्टिकल हैं जो हवा के साथ आगे उड़ चुके हैं, और जो हैवी थे वो उसी टाइम नीचे गिर गए। ठीक है। हमने ये देखा कि एक ऐसा मेथड जिससे हम हैवियर और लाइटर को सेपरेट आउट करते हैं बाय द मेथड ऑफ क्या यूज़ करके, विंड यूज़ करके। इसका आंसर क्या है, विनोविंग। बट हम नेक्स्ट टू भी देखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा, जो भी है, उसमें कौन सा मेथड है वो आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हर बार सेम क्वेश्चन क्या पता ना रिपीट हो, बट जो कंसेप्ट होता है वो सेम होता है ऑलमोस्ट टाइम। द नेक्स्ट मेथड इज द सीविंग मेथड। हम नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज सीविंग मेथड। सीविंग मेथड में क्या होता है बेटा, इसमें हम चीज़ों को सेपरेट आउट करते हैं किसी चीज़ को छान के। जैसे घर में मम्मी आटा बनाती है गेहूं से, जब हम गेहूं को पिसवा देते हैं तो मेरे पास क्या होता है, एक उसके अंदर कुछ डस्ट भी होती है, कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है जो हमें नहीं चाहिए होती है, और उसके नीचे वाला जो प्रॉपर जो आटा होता है जिससे हमारी रोटियां बनती हैं, उन चीज़ों को हम कैसे करते हैं, एक छलनी लेते हैं हम यहाँ पे एक छलनी लेते हैं, छलनी के अंदर हम क्या करते हैं, आटा डाल लेते हैं। ठीक है। जब इसको हम छालते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, टाइनी होल्स होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं यहाँ पे,
टाइनी होल्स होते हैं, जिसमें से जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे क्या रह जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं। तो आटा छानने की प्रोसेस भी क्या होती है, सीविंग के अंदर आती है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जैसे हमारे जो हमने अनाज लिया है, गेहूँ ली है, या गेहूँ को पिसवाने से पहले हम क्या करते हैं, उस गेहूँ को छानते हैं ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा जो भूसा फिर भी बचा हुआ है एट द एंड तक वो क्या हो जाए, नीचे निकल जाए, या फिर कोई छोटे जो जीव जंतु है, कोई छोटे चीज़ें उसके अंदर आ चुकी है एक्स्ट्रा, जिसको हम मतलब हैंड पिकिंग से नहीं कर सकते, उसको छान के वो नीचे गिर जाएंगी और जो हमारी अनाज होगी वो क्या हो जाएगी, उसके ऊपर रह जाएगी। ठीक है। देन द लास्ट मेथड इज द सेडिमेंटेशन मेथड। फोर्थ वन इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है, क्या होगी, सैंड का कुछ मिक्सचर होगा। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास अब सैंड ली और इसमें क्या था, मेरे पास कोई भी ग्रेन था। ठीक है, सैंड और ग्रेन का कोई मिक्सचर है, मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, H2O। अब होगा क्या कि जो ये सैंड है पानी के साथ मिल जाएगी और इसको मैं क्या कर दूंगी, यहाँ से ड्रेन आउट कर दूंगी और यहाँ मेरा क्या रह जाएगा, प्योर ग्रेन। सो ये पूरी प्रोसेस है बेसिकली हम यूज़ करते हैं घर पे नॉर्मल डेज में, नॉर्मल लाइफ के अंदर, क्योंकि हर बच्चा तभी पढ़ता है ना जब उसको लगे कि हाँ ये मेरी चीज़ें मेरे आसपास हो रही हैं। उसने थ्रेसिंग भी देखी है, थ्रेसर से गेहूं निकलते हुए भी देखी है, तभी तो कहा है ना कि गेहूं कैसे निकलेगी, थ्रेसर से। थ्रेसर में क्या हुआ, गेहूं अलग निकल गई, उसका भूसा अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विनोइंग। अब मान लो जो गेहूं निकली है, जो भूसा निकला है, उसमें कुछ पार्टिकल्स हमारे मिक्सर होंगे, एक पॉइंट होगा जहाँ पे वो दोनों चीज़ें मिक्स करेंगे। उसको साफ करने के लिए हम विनोइंग का मेथड यूज़ करते हैं, हवा का यूज़ करते हैं। सेविंग मेथड भी सेम होता है। सेविंग में हमने जब वो निकाल लिया अनाज, उसको हम फिर दोबारा से साफ करते हैं ताकि जो उस पर जो ऊपर वाली जो डस्ट थी वो निकल जाए। और फिर भी अगर मान लो धरती के पत्थर कुछ रह गए उसके अंदर, तो पानी के साथ मिला के उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ड्रेन आउट कर देते हैं, जिससे हमारी जो प्योर ग्रेन है वो हमारे पास आ जाएगी। सो द क्वेश्चन नंबर इज 93। 2.5 ग्राम ऑफ शुगर इज dissolved in 47.5 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें क्या कहा गया, इसने देखो बेटा, इसने 2.5 ग्राम शुगर ली है, ठीक है, और उसको इसने डिसॉल्व कर दिया किसमें, 47.5 ग्राम ऑफ वाटर में। अब हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखते हैं हम यहाँ पे कंसेप्ट, कि जब मेरे पास सोल्यूट होता है उसमें मैं सोलवेंट के अंदर उसको डाल के और मेरे पास क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन। ठीक है। अब जो सोल्यूट होता है वो हमारे पास क्या होता है, लेसर क्वांटिटी में होता है, लेस क्वांटिटी। और जो सॉल्वेंट होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, मोर क्वांटिटी में। सेम कंसेप्ट हमने यहाँ यूज किया है। इसने क्या कहा है कि हमें क्या निकालना है, अब मेरे पास 2.5 है, ये क्या है, लेस अमाउंट है, लेस अमाउंट, और ये मेरे पास क्या है, मोर अमाउंट है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास क्या है, सोल्यूट, और ये मेरे पास क्या है, सोलवेंट। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन एज परसेंट बाय मास। ठीक है, हम निकाल लेंगे। इसने कहा है कि हमें कंसंट्रेशन निकालनी है किस मेथड से, मास परसेंट मेथड से। पर हम सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पे कि हम कंसंट्रेशन कैसे कैसे निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं। जो कंसंट्रेशन निकालने के जो मेथड्स होते हैं ना बेटा, वो मेरे पास होते हैं कई तरीके के। कंसंट्रेशन जो हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं किससे, कंसंट्रेशन निकालने जो मेथड होते हैं, पहला निकालते हैं हम मास बाय मास परसेंटेज से। मास बाय मास भी कह सकते हैं इसको, वेट बाय वेट परसेंटेज भी कह सकते हैं। दूसरा मेथड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
तीसरा मेथड आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड द नेक्स्ट वन इज मोलैरिटी, मोलैलिटी, एंड द लास्ट वन इज नॉर्मेलिटी। इन मेथड से हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन निकालते हैं। पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें किससे निकालनी है, मास बाय मास परसेंटेज से। क्या कहा है हमें, इस मेथड से हमें निकालनी है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, अभी निकाल लेते हैं इस मेथड से। इससे कैसे निकलेगी, जो मास बाय मास परसेंटेज होता है ना, वो हम क्या करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, चलो फिर हम ये क्वेश्चन अभी कर लेते हैं सोल्व। मास ऑफ सोल्यूट क्या है मेरे पास, ये मुझे दे रखा है 2.5 ग्राम। यूनिट हमें साथ रखनी है या फिर यूनिट हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2.5 ग्राम, नेक्स्ट वन इज 2.5 ग्राम प्लस 47.5 ग्राम इंटू 100। जब मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे पास क्या आया, 2.5 ग्राम बाय 50 ग्राम इंटू 100। ग्राम से ग्राम काट दो, 0 से 0 काट दो, ठीक है, 5 0.5 आ जाएगा। जब मैंने इसको पूरा सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 5%। ठीक है, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ये हमारे क्या है, कंसेप्ट आते हैं। ये वाला जो चीज़ है वो हमारे किस में है, कंसेप्ट में। यहाँ हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 5%। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसने कहा है कि हमें किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हम बात करते हैं हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कैसे निकलते हैं। मॉलिक्यूल निकालने की एक ट्रिक मान लो, एक फॉर्मूला मान लो कि जब हमें मॉलिक्यूल्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं और उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है वो होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये क्या था, इसका कंसेप्ट था। चलो कंसेप्ट लिख लेते हैं हम अभी। यहाँ जो हम कंसेप्ट लिखेंगे, क्या कंसेप्ट है इसका, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और एक चीज़ और, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ किस चीज़ से, एन से। ठीक है, और एन ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अब चलो हम इनमें सब में देख लेते हैं। अब मेरे पास एक कंसेप्ट आता है कि मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगी। इस कंसेप्ट पे भी बात करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं भाई। हम ये कंसेप्ट यहीं लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, हमारे पास जो पहला मेथड होता है वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास, ये होता है मेरे पास पहला फॉर्मूला। ठीक है, हाँ जी, जो दूसरा फॉर्मूला होता है मेरे पास वो मैं कैसे निकालती हूँ, एन लिख लेती हूँ इसको मैं। एन निकालते हैं किससे, गिवन मास बाय मोलर मास। दूसरा होता है गिवन एटम या फिर मॉलिक्यूल
बाय एवोगैड्रो नंबर। यहाँ से भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर को। तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तीसरा जो मेरे पास जो फॉर्मूला है इस चीज़ का, वो क्या होता है एन निकालने का, वो है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP बाय 22.4 लीटर, ठीक है। और जो लास्ट फॉर्मूला है वो है आइडियल जो गैस इक्वेशन होती है ना, PV इज इक्वल टू NRT, तो हम वहाँ से निकालेंगे N जो आ जाएगा वो आएगा PV बाय RT। क्या पता हमें नेक्स्ट जो ईयर है उसके एग्जाम में किसी भी एक फॉर्मूले से मोल्स निकालने आ जाए। हमारा मेन मोटिव यहाँ क्वेश्चंस को करना तो है ही है, बट उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो सारे कंसेप्ट हैं उन पे बात करना है, ठीक है। अब मेरे पास जो यहाँ फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा फॉर्मूला था, वो ये वाला फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन में देखो बेटा क्या लिखा है, सब में क्या दे रखा है, सब में कितना दे रखा है, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, ठीक है। तो गिवन मास तो सभी में सेम है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, गिवन मास सब में क्या है, 1 ग्राम है, ठीक है। दूसरे में भी 1 ग्राम है। फर्स्ट में क्या मैंने माना, ठीक है ले लेते हैं ये। इसने कहा कि जो फर्स्ट है वो मेरे पास 1 ग्राम है, मैंने फर्स्ट सॉल्व किया। CO2 के लिए कितना था 1। मोलर मास कितना आ जाएगा इसका, कार्बन का होता है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है, एक का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है, कितने हो गया 32। टोटल कितना आया 1/44, ठीक है। अगला है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन N2 के लिए। N2 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे, ऊपर 1 है, गिवन इज 1 ग्राम, नीचे कितना है, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 है तो कितना हो गया मेरे पास 28, ठीक है। अगला लिख लेते हैं हाइड्रोजन के लिए। यहाँ मैंने लिखा हाइड्रोजन के लिए गिवन मास इज 1 ग्राम, नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास, एक हाइड्रोजन में होता है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अगला जो है वो है CH4 मीथेन, गिवन मास इज 1 और मोलर मास इज, एक कार्बन के लिए 12 और 4 हाइड्रोजन के लिए 4, तो 12 और 4 16, ठीक है। मेरे पास ये 4 वैल्यूज आ गई, 1/28, 1/44, 1/2 और 1/16। अब मुझे क्या पता कि किसके मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, पर मुझे ये पता है क्योंकि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू सबके लिए सेम है, पर अगर जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। सो हम देखते हैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो किसके ज़्यादा हैं। एक रूल आता है जो मैथमेटिक्स का रूल है, वो क्या है, जब मेरे पास न्यूमरेटर की वैल्यू सेम होती है अगर और डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, जितनी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी ओवरऑल वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। डिनोमिनेटर ये वैल्यू जो है ऊपर वाली क्या है, सेम है, और डिनोमिनेटर की जितनी वैल्यू ज़्यादा है ओवरऑल वैल्यू जो क्या करेगी, ये क्या है, ओवरऑल जो है, ओवरऑल जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखो तो इसका क्या है, सबसे ज़्यादा ये है 1/44, तो ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो सबसे कम किसका होगा 1/44 का, फिर किसका होगा 1/28 का, फिर 1/16 एंड देन इज 1/2। तो सबसे ज़्यादा किसके होंगे नंबर ऑफ मोल्स, वो होंगे H2 के। किसके मोल सबसे ज़्यादा होंगे, H2 के जो मोल्स हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे। तो कितना है मेरे पास यहाँ से, तो यहाँ से इसके मोल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी इसी के ज़्यादा होंगे, कितने हो जाएंगे 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली मैच्ड, कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है,
ठीक है, ओके। द फर्स्ट वन इज अ मेटल यूज्ड इन जॉइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, मैग्नीशियम। तो मेरे हिसाब से तो पहली ही इक्वेशन गलत है, बट हम क्या करेंगे, इन सारी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब पहली है वो गलत क्यों है, ठीक है। उसने कहा कि जो दो वायर्स होती हैं, अलग अलग जो वायर्स होती हैं, उनको जोड़ते हैं, जो वो पॉइंट होता है पर्टिकुलर, वहाँ पे मैग्नीशियम का यूज़ होता है। पर ये बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं कि ये बात गलत क्यों है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है, ए। ये मेरे पास एक वायर है, दैट इज बी। अब मुझे इस पॉइंट पे क्या करना है, इसको जोड़ना है। मुझे यहाँ पे ऐसा एक मेटल लगाना है, मैं यहाँ पे एक मेल्ट करके एक मेटल लगाना चाहती हूँ, तो मैं कौन सा मेटल यूज़ करूँगी। इसने कहा कि मैग्नीशियम। चलो मैग्नीशियम गलत क्यों है उस पर बात करते हैं। इसने कहा कि मैग्नीशियम लगाओ, ठीक है, लगाते हैं मैग्नीशियम। जब मैंने मैग्नीशियम लगाया बेटा, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि जो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो होता है 650 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट है। मैं ये बताओ, अगर मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है, मुझे कहीं पे कुछ चीज़ लगानी है, और उसकी जगह पे मैं कोई और एलिमेंट यूज़ कर सकती हूँ जहाँ पे मुझे एनर्जी कम देनी पड़े, तो मैं वही एलिमेंट यूज़ करूँगी ना। तो अगर मान लो इसमें 650 इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो मैं ये चीज़ को यूज़ ही नहीं करूँगी। तो पहला जो चीज़ थी कि ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट था, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा रीज़न क्या है इसका? दूसरा रीज़न ये है बेटा इसका, ये पहला रीज़न था, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है कि ये जो होता है, इसकी इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो क्या होती है? कम होती है, कम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इसकी क्या होती है? बहुत कम होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करने देगा, पास ही नहीं करने देगा, तो फिर इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। क्यों हम इसको यूज़ करें जब ये इलेक्ट्रिसिटी को एक वायर से दूसरी वायर में पास ही नहीं होने दे रहा, ठीक है, ओके। तो मतलब सो द थर्ड वन क्या है इसका? जब मैं इसको मेल्ट करके यहाँ पे मैंने, मान लो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया मैग्नीशियम, ये क्या है? मेल्ट किया है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया? मैग्नीशियम यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इसको हीट दूंगी, मतलब अगर मान लो मैं इसको कहीं स्विच पे लगाती हूँ, कुछ भी लगाती हूँ, जब उसमें से करंट पास करता है, वायर गर्म होती है, गर्म होने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो इतनी रिस्क में है, तो वो हम क्यों यूज़ करेंगे? तो इसीलिए जो ये चीज़ है वो गलत है कि मेटल वायर है वो यूज़ नहीं की जाती। ये चीज़ क्या है? गलत है। तो ये बिल्कुल क्या है, ये कॉलम मैच नहीं हो रहा, तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आ जाएगा कि ये जो है वो इनकरेक्टली मैच है, ठीक है। अब मैग्नीशियम की जगह क्या होगा मेरे पास यहाँ पे? अब हम बात करते हैं, चलो ठीक है, मैग्नीशियम यूज़ नहीं होगा, पर कुछ बच्चे ये कहेंगे कि मैम यहाँ कॉपर भी यूज़ हो सकता है। कॉपर से हम क्या करते हैं? वायर्स को बनाते हैं, तो हम यहाँ पे कॉपर भी तो मेल्ट करके लगा सकते हैं ना ज्वाइन करने के लिए। तो कॉपर के बारे में बात कर लेते हैं अभी। मैग्नीशियम ना यूज करने के क्या रीजन थे? उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और वो गर्म करने पे ब्लास्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या है, मैग्नीशियम को यूज नहीं करें, मैग्नीशियम को यूज नहीं करेंगे। दूसरा, कुछ कहेंगे कि मैम आप कॉपर को यूज कर लो, कॉपर तो अच्छा होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए। पर बेटा यहाँ पे जो एग्जामिनर होगा वो आपके साथ खेलेगा, किस चीज़ पे? लाइंस पे। कैसे? जो कॉपर होता है ना, वो क्या होता है, कॉपर का जो यूज़ होता है वो क्या करता है? यूज़ फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल वायर।
इलेक्ट्रिकल वायर्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि जॉइन करने के लिए। तो ये जो होगा वो जब हम करेंगे मेक लिखा है तभी हम कॉपर टिक करेंगे। अगर यहाँ पे आता है कि वो जॉइन करने के लिए यूज़ किया जाता है तो ये चीज़ क्या होगी, गलत होगी। जॉइनिंग के लिए कॉपर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये बात हमने मान ली कि ना तो यहाँ पे मैग्नीशियम यूज़ हो रहा, ना यहाँ पे कॉपर यूज़ हो रहा, तो होगा क्या यूज़ यहाँ पे, ठीक है। जो मैग्नीशियम भी यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है भाई, कॉपर भी यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे यूज़ होगा क्या, यहाँ पे जो यूज़ होगा वो होगा सोल्डर। सोल्डर क्या है मेरे पास, सोल्डर होता है एक एलॉय। अब एलॉय है वो दो मेटल को मिक्स करके मेल्ट करके हम बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो सोल्डर होता है वो किसका मिक्सचर होता है, वो हमारे पास होता है, एक होता है लेड का, एक होता है टिन का, ठीक है। लेड को हम लिखते हैं Pb से और टिन को लिखते हैं हम किससे, Sn से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, सोल्डर यूज़ करेंगे। तो जो अगर यहाँ पे मैग्नीशियम ना यूज़ होके यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा सोल्डर, ठीक है। अगर यहाँ पे सोल्डर लिखा आता तो ये जो इक्वेशन थी वो ठीक हो जाती। इसका मतलब फर्स्ट इज इनकरेक्टली मैच है, बट हम फिर भी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को भी क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट, अ मेटल whose oxides is soluble in both acids and bases is zinc। इसने कहा कि जिंक हमारे पास एक ऐसा मेटल है जिसके जब हम ऑक्साइड्स लेते हैं तो वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे और वो बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे, वो सोल्यूबल होते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जब मैंने इसकी क्या किया, जब मैंने यहाँ पे जिंक की रिएक्शन करवाई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, ZnO। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, हाफ ऑफ O2 ले लिया, ठीक है। मेरे पास क्या बन गया, ZnO। ये क्या है मेरे पास, जिंक ऑक्साइड। अब इसने कहा कि सिर्फ एक जिंक ऑक्साइड एक ऐसा है जो एसिड और बेस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है भाई, कर लेते हैं इसकी रिएक्शन। जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई अलग अलग तरीके से, पहली किससे करवाई, मैंने यहाँ पे डाल दिया HCl और यहाँ मैंने क्या डाल दिया, बेस, क्या डाल दिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब मैंने HCl लिया मेरे पास क्या बना, यहाँ से मेरे पास बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2O, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करती हूँ, बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, यहाँ पे मेरे पास दो मॉलिक्यूल यूज हो जाएंगे HCl के। और जब मैंने इसकी रिएक्शन करी बेस के साथ तो मेरे पास क्या बनता है, Na2ZnO2 बन जाएगा और H2O बाहर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को भी मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगी, ठीक है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई एसिड के साथ तब भी इसने रिएक्शन दी, जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई बेस के साथ तब भी इसने रिएक्शन दी। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के साथ क्या होता है, सोल्यूबल होता है। क्योंकि सोल्यूबिलिटी हमें कब पता चलेगी बेटा, जब वो चीज़ें मिक्स करके हमें एक थर्ड कंपाउंड बना के दे, तो तभी तो इसने हमें कंपाउंड दिए ना। इसके साथ मिक्स करके हमें ये कंपाउंड दिया, इसके साथ मिक्स करके हमें ये कंपाउंड दिया, ठीक है। इसीलिए जो ZnO जो होता है ना, क्या चीज़, जो ZnO होता है, ZnO वो मेरे पास क्या होता है, AmPHOTERIC, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, अ मेटल अनरिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड द डाइल्यूट एसिड इज गोल्ड। इसने कहा कि गोल्ड हमारे पास एक ऐसा मेटल होता है या एक ऐसा एलिमेंट होता है जो ना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब एटमॉस्फेयर से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मान लिया, और ना ही उसे डाइल्यूट एसिड से कुछ फर्क पड़ता है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो
जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे घर पे हम गोल्ड की ज्वेलरी बनवाते हैं, वो क्यों बनवाते हैं? हम बाकी मेटल्स क्यों यूज़ नहीं करते? सोडियम क्यों नहीं यूज़ करते हम वहाँ पे? लिथियम क्यों नहीं यूज़ करते? अलग अलग एलिमेंट्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, एयर के साथ कंटेक्ट में आके या मॉइस्चर में रिएक्शन कर देते हैं। हमने देखा होगा, जैसे जो सोडियम होता है ना, सोडियम वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, ब्लास्ट कर देता है। ठीक है, क्या करता है, ब्लास्ट करता है। इसी तरीके से जो बाकी जो रिएक्शंस होती हैं वो सेम होती हैं, बट जो गोल्ड होता है, कुछ मेटल्स होते हैं हमारे पास ऐसे, कौन कौन से हैं वो? एक मेरे पास है गोल्ड, एक मेरे पास है सिल्वर, और एक मेरे पास है प्लेटिनम। बेटा ये तीन एलिमेंट्स ना रिएक्ट नहीं करते, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ और डाइल्यूट एसिड्स के साथ। ठीक है, इनकी जो रिएक्शंस होती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, तो ये हमें नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन हमें नहीं देंगे। ठीक है, हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। इसीलिए तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो मेटल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, वो मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। इनकी ज्वेलरी हमें बहुत महंगी मिलती है एज कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं। ये रिएक्ट नहीं करते, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, पर कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ये डाइल्यूट एसिड के साथ तो मिक्स नहीं करता, पर मैंने कहीं तो पढ़ा था कि वो है ना, गोल्ड एक्वारेजिया में मिक्स हो जाता है। चलो एक्वारेजिया की बात कर लेते हैं। एक्वारेजिया जो होता है ना बेटा, एक्वारेजिया, वो मेरे पास क्या होता है, वो एक मिक्सचर होता है फिक्स्ड अमाउंट्स के अंदर, किस किस का? कंसंट्रेटेड HCl का एंड कंसंट्रेटेड HNO3 का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, और इनकी जो अमाउंट होती है ना वो फिक्स्ड होती है। वो किस में होती है? वो होती है 3:1 में। इसके अंदर जो हमारा जो गोल्ड होता है वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, यस। बट यहाँ डाइल्यूट लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्या है, ये जो स्टेटमेंट है मेरे पास वो बिल्कुल करेक्ट है। ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट थी, क्योंकि ZNO बनता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अ मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज एल्यूमिनियम। इसने कहा कि हम एल्यूमिनियम को ना एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब हम प्योर एल्यूमिनियम निकालते हैं किस मेथड से? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके। ठीक है भाई, तो हम एल्यूमिनियम को हम अलग से क्यों नहीं निकाल सकते? हम बाकी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं कोई एलिमेंट यूज़ करके। जैसे मैंने आयरन निकाला आयरन ओर से, ठीक है, Fa2O3 से मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करके मैंने Fe निकाला। तो मैं यहाँ पे कार्बन का कोई भी एलिमेंट यूज़ करके एल्यूमिनियम क्यों नहीं निकाल सकती, है ना? तो ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ है वो निकलती ही नहीं है। जो कार्बन के ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, उनसे हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाते हैं। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होती है। जैसे कि Al2O3 है, तो इसकी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो जब मेरे पास कैथोड होता है, कैथोड में क्या बनता है मेरे पास? मैंने एक चीज़ पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, वो मैंने क्या देखा था, मैंने ये देखा था, एक होती है रेड कैट एंड ओक्स। इसका मतलब क्या है मेरे पास, जो इसका मतलब ये है कि कैथोड जो होता है वहाँ क्या होगी, रिडक्शन, और एनोड जो होता है उस पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो होते हैं वो होते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो ऑक्सीडेशन होती है वहाँ क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या कहा, कैथोड, कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन। रिडक्शन होगी तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिया, एल्यूमिनियम था 3 पॉजिटिव की स्टेट में,
3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, क्या बन गया मेरे पास? एल्यूमिनियम। यहाँ से मेरे पास जो एल्यूमिनियम है वो एक्सट्रैक्ट हो गया। किस मेथड से एक्सट्रैक्ट हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें गलत कौन सी थी बेटा? फर्स्ट वाली। तो इसका जो आंसर होगा वो मेरे पास क्या होगा? फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर। ठीक है, इसने कहा कि हमें कोई भी एलिमेंट दे रखा है तो हम उसका जो एटॉमिक मास है वो हम किस किस चीज़ों से निकालते हैं? वो हम प्रोटॉन से निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं, न्यूट्रॉन से निकालते हैं, या फिर न्यूक्लियन से निकालते हैं। तो हम पहले कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है मेरे पास, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। कंसेप्ट क्या कहता है कि मेरे पास कोई भी ये एक्स जो चीज़ है वो मेरे पास क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? कोई भी एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में से, जहाँ पे कितने होते हैं? 118 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से कोई भी है ये एक्स। ठीक है, यहाँ जो मेरे पास लिखा है ये मैंने लिख दिया ए। ठीक है, ए मैंने क्या बताया? ए जो मेरे पास है वो क्या है? मेरा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और जो एक मैंने क्या लिखा? एक मैंने लिख दिया ये चीज, क्या लिख दी बेटा? एक मैंने लिख दिया ए एक्स एंड जेड। ठीक है, दिस इज एटॉमिक मास। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चीज के बारे में। ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक। देन ओके, मेरी एक मिस्टेक हुई यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? जो ये जो होता है, थोड़ा साइन ऊपर नीचे हो गए। जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम Z से लिखते हैं, और एटॉमिक जो मास होता है उसको हम लिखते हैं किससे? A से। ठीक है, ओके, चलो देख लेते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने ये तीनों चीज़ें लिख दी। Z इज एलिमेंट, X इज एलिमेंट, Z इज एटॉमिक नंबर, A इज एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो हम निकालते हैं किससे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एलिमेंट में हैं वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम से। ठीक है, हाँ जी। अब इसने कहा कि हमें एटॉमिक मास निकालना है। एटॉमिक मास निकालना मतलब मुझे ये वाली चीज़ निकालनी है। ये मेरी निकले किससे? क्या सिर्फ प्रोटॉन से निकलती है? नहीं, प्रोटॉन से तो क्या निकलता है मेरे पास यहाँ पे? प्रोटॉन से जो मेरे पास निकलेगा वो क्या निकलेगा मेरे पास? यहाँ से प्रोटॉन से निकलेगा एटॉमिक नंबर। तो मतलब ये तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन से जो प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से भी हम समवेयर एटॉमिक नंबर हम निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से भी नहीं निकलेगा। न्यूट्रॉन से नहीं निकल सकता। जो न्यूक्लियस होता है ना वो मेरे पास होता है क्या? सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये जो टर्म है वो सम मैच करती है इससे, तो यहाँ पे जो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? इसका न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आयनिक कंपाउंड ऑफ एलिमेंट X एंड क्लोरीन हैज फॉर्मूला MCl3। इसने कहा है कि मेरे पास कोई भी एक आयनिक कंपाउंड दे रखा है जिसका फॉर्मूला है MCl3। इसका मतलब क्या है? जो M है उसके साथ 3 Cl लगे हुए हैं। इसका मतलब कि M की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +3। क्यों? क्योंकि Cl पे जो चार्ज होता है वो एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसने कहा है कि जो मेरे पास है वो क्या है? आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक है तो मतलब मुझे आयंस में लेना पड़ेगा। ठीक है, ले लेते हैं। MCl3 दे रखा है, इसका मतलब इसने क्या कहा है? इसका मतलब ये है कि MCl3 में क्या है मेरे पास? M पे कितना है? 3 पॉजिटिव चार्ज है, और Cl पे क्या है?
एक नेगेटिव चार्ज है। तो जब मैंने यहाँ पे 3 Cl लिए ना, इसीलिए जाके ये क्या बना है मेरे पास, इन दोनों का एडिशन हुआ है 3 Cl पे, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास ये क्या बना है, मेरे पास क्या बन गया, MCl3, ठीक है, ओके। ये इसकी आयनिक फॉर्म है। अब इसने कहा है कि MCl3 का जो मास है ना, MCl3 का जो मास है वो हमें दे रखा है 118.5, ठीक है। और मुझे क्या पता है, मुझे अपनी नॉलेज से ये पता है कि जो Cl होता है ना, उसका मास होता है 35.5, ठीक है। एक Cl का, किसका, एक Cl का जो मास होता है वो होता है 35.5। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, M को M लिख लेती हूँ। कितने Cl है, 3 Cl है, ठीक है, 118.5। अब एक Cl का 35 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, किसको, 35.5 इज इक्वल टू 118.5, ठीक है। M यहाँ रखा, ये वैल्यू क्या थी, यहाँ पे पॉजिटिव में थी, इधर जाके क्या हो जाएगी मेरे पास, इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। कितनी, 3 5 15 15 और 1 16, ठीक है, 106.5। जब मैंने इसको सोल्व किया मेरे पास आंसर आता है 12। M मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, मुझे नहीं पता क्या है, बट उसका मास जो मैं यहाँ से निकालती हूँ, M का जो मास आता है मेरे पास वो कितना आता है, 12। अब इसने कहा है कि उसका मुझे क्या लेना है, उसका मुझे ऑक्साइड लेना है, ठीक है। जब मैं ऑक्साइड बनाऊंगी, या जो मेरे पास पहले एलिमेंट था उनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है बेटा वो सेम रहती है। अगर मान लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, M की +3 थी, तो जब मैं इसका ऑक्साइड बनाऊंगी तब भी क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे M लिखा, ठीक है। M की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे क्या करनी है, कितनी होती है, +3 होती है। ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीडेशन पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। तो चलो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, इस 3 को हटा के यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्या चीज़, 2। अब मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या बन गया, M2O3। ये मेरे पास इसका क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया, जिसकी क्या है मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है M की, वो कितनी है, +3 है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, इसका मुझे निकालना है मोलिकुलर मास, ठीक है। M की वैल्यू कितनी है, 1 की 12, 1 की 12 है, कितने हैं, 2 है। एक ऑक्सीजन का जो मेरे पास होता है वो होता है 16, तो 16 और 3 का कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। यहाँ कितना हो मेरे पास, 24 + 48, तो आंसर कितना आया, 8 और 4 12, 1 72। कितना आंसर आया बेटा इसका, इसका आंसर आया मेरे पास 72, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। For the following reasons, nichrome wire is generally used as a heating element in the heating appliances. मान लो कि मैंने आज से पहले कभी नाइक्रोम के बारे में बात नहीं करी, मुझे नहीं पता नाइक्रोम क्या होता है, आपने भी नहीं पढ़ा कि क्या नाइक्रोम क्या इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में यूज़ होता है, ठीक है, मान लिया नहीं पढ़ा हमने कभी भी, पर मैं इन ऑप्शन से मैं क्वेश्चंस को कर लूँगी, ठीक है, आप भी करेंगे, ठीक है। पहला मैंने क्या देखा, यहाँ मुझे जो वायर देखी है किसकी देखी है, नाइक्रोम की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्या चीज़, नाइक्रोम। नाइक्रोम को मुझे देख के क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा है नाइक्रोम को देख के, कि ये जरूर ना एक एलोए है, और ये ना मिक्सचर से बना है, किसके, निकल के, और दूसरा क्रोमियम से। थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, क्रोमियम निकल है ना, तो इसी तरीके से हमने इसको मान लिया कि ये जो निकल और क्रोमियम का एक एलोय है, इनके मिक्सचर से बना है, ठीक है। इसने कहा कि इसको हीटिंग एलिमेंट यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया, मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया चीज़ कि जैसे हम घर में सर्दियों में यूज करते हैं हीटर, ठीक है।
हीटर में जो ये वाली जो वायर्स होती हैं, मैंने सोच लिया कि ये जो है वो किससे हैं, नाइक्रोम से बनी हुई है। ठीक है, ओके। अब इसने कहा कि इसमें से जो चीज़ कौन सी है वो गलत है और कौन सी सही है, कौन सा। इसने कहा कि जो नाइक्रोम है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। मैंने मान लिया ये सही है या गलत, हमें बताना है। अब ये देखो बेटा, अगर मान लो कोई चीज़ है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा, ठीक है, और उसको मैं हीट कर रही हूँ, ठीक है। कोई चीज़ है जो, मतलब जब हमें सर्दियों में हीटर चाहिए होता तो हम ये सोचते हैं ना कि हमारे पूरे रूम को बिल्कुल गर्म कर दे, बिल्कुल भी ठंड ना रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, मतलब हमें हीट बहुत मिले, है ना। अगर बहुत हीट चाहिए हमें तो उसको हमें उतना ही गर्म करना पड़ेगा। मान लो अगर मैं हीट बढ़ाऊंगी, ठीक है, इसकी मान लो कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था ना वो मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, मान लिया। अगर मैंने इसको 60 डिग्री सेल्सियस हीट दे दी, इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लो कम था और मेरे को हीट मैंने इसको ज़्यादा दी, तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। इसीलिए क्या चाहिए हमें, नाइक्रोम ऐसा एलिमेंट है जिसका क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ना, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब हम इसको हीट करते रहेंगे तो ये खराब भी नहीं होगा और ये उस हीट पे काम भी करेगा। इसमें क्या है कि जो इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत हाई है। रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, मान लो कि मैं कोई भी मेरी वायर है पर्टिकुलर, ठीक है, उसमें से मैं क्या कर रही हूँ, करंट पास कर रही हूँ, ठीक है। जब मैं इसमें से करंट पास करूंगी तो इस जो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या करेंगे, करंट की मूवमेंट को रोकेंगे और उस मूवमेंट को हम बोलते हैं, या उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो हम देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट भी। हमने यहाँ क्या देखा कि इसका मेल्टिंग जो पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जब मैंने यहाँ पे बात करी दूसरे पॉइंट की, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मान लो कि कोई चीज़ है, कोई हीटर है, उसे हीट देनी है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ये एक हीटिंग का फॉर्मूला होता है। अब मैं यहाँ पे क्या देखती हूँ, ये मेरे पास कोई एक सर्किट है जिसमें से क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और यहाँ से करंट मूव कर रहा है। ठीक है, करंट और इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो एक पॉइंट ऐसा होगा, अगर मान लो जो रेजिस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आके ना वो टकरा रहे हैं और वो करंट को जाने नहीं दे रहा। ठीक है, अब वो करंट को जाने नहीं देगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो रेजिस्टेंस होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है लेंथ ऑफ वायर के। जितनी वायर लंबी होगी, जितनी वायर लंबी होगी वो उतने ही करंट को रोक पाएगी, क्योंकि वो आगे आगे जाएगा, उसको फिर रोक लेगी, फिर रोक लेगी, फिर रोक लेगी। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है लेंथ के, पर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है एरिया के। ठीक है, अब मान लो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारे पास एक पाइप है, बहुत पतली सी पाइप है और उसमें से मुझे पानी क्रॉस करना है। अगर वो पाइप बहुत पतली है और वो बहुत लंबी है तो वो बहुत लेट तक पानी पहुंचेगा ना, एक घर तक, एक घर से दूसरे घर तक। अगर पाइप है बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत डिस्टेंस है उनके बीच में, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पानी बहुत लेट पहुंचेगा। और अगर मान लो कि एरिया क्या कर दिया हमने, उस पाइप का एरिया बढ़ा दिया, तो पानी बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसलिए एरिया के क्या होता है, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब हमें इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाना होता है तो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करती हूँ। वो क्या यूज करती हूँ, रो, दैट इज रेजिस्टिविटी L बाय A। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब मैंने यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में, अगर मैं हीट बढ़ाऊंगी, H को मैंने बढ़ाया, उससे क्या हुआ, मेरे पास R की वैल्यू भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रेजिस्टिविटी के। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। अगला क्या है, इट डज गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली। ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम एक बार। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है।
दूसरा क्या था कि R बढ़ाने से क्या हो रहा है मेरे पास, रेजिस्टिविटी जो है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसने क्या कहा है कि ये ऑक्सीडाइज भी जल्दी हो जाता है, मतलब कि ये एयर के कांटेक्ट में आएगा ना, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये खराब हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। हमने देखा है जो हमारे हीटिंग एप्लियंसेस होते हैं वो नॉर्मल एयर के अंदर ही पड़े होते हैं, घर में ही होते हैं। हम उन्हें अलमीरा में नहीं रखते, हम उन्हें किन्हीं ऐसी चीज़ में नहीं रखते हैं जहाँ पे हवा ही नहीं हो। अगर ऐसी चीज़ पे रखें तो हमें उसकी ज़रूरत भी क्या ही है फिर। तो ये जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या कि इट डज गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली। अगर यहाँ पे लिखा था इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजीली तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, बट अब यहाँ पे क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, चूज द करेक्ट, फर्स्ट एंड द सेकेंड आर करेक्ट। इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, चूज द डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम एंड द टाइप ऑफ कोलॉइड रिस्पेक्टिवली इन द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हमें क्या करना है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसके अंदर हमें बताना है कि डिस्पर्स्ड फेज है वो किस फॉर्म में है, डिस्पर्जन मीडियम है वो किस फेज में है, और जो उनका मिक्सचर बन रहा है वो किस फेज में होगा। ठीक है। पहले हमें पता होना चाहिए जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ना, वो क्या होता है मेरे पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका ये फॉर्मूला होता है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं बेटा, ये हमें याद रखनी है क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में डायरेक्टली आती है। ठीक है। तो हमने ये देखा जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की मैंने बात करी, पर यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें इनके क्या है, कंसेप्ट्स पता होने चाहिए कि डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, और इनके मिक्सचर से हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो मिलेगा कैसा। ठीक है। तो बात करते हैं। जब बात आ रही है मेरे पास किस चीज़ की, टाइप ऑफ, किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, कोलॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, जब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कोलॉइड के बारे में बात करती हूँ, किसके बारे में, कोलॉइड के बारे में। ठीक है। मेरे पास आती है दो चीज़ें, कौन सी, एक होता है डिस्पर्स्ड फेस और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है बेटा, एक है डिस्पर्स्ड फेस, दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस मीडियम को देख के मुझे क्या लग रहा है, हम बचपन से अब तक पढ़ रहे हैं या फिर जब से हमने देखा है कि मीडियम एक ऐसी चीज़ होती है, एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम वो काम करते हैं, है ना। मुझे कोई रेप पास आउट करवानी है किसी मीडियम में से, तो मतलब मीडियम एक लार्ज क्वांटिटी है और फेस जो है हमारा वो थोड़ा सा, मतलब नाम से ही लग रहा है कि वो बहुत छोटी सी चीज़ होगी। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि डिस्पर्स जो फेस होता है ना वो समवेयर रिलेटेड टू होता है किसके, सोल्यूट के, और डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो समवेयर रिलेटेड टू होता है किसके, सोलवेंट के। ठीक है। ओके। मैंने एक और चीज़ क्या पढ़ी है, देखो मैंने ये पढ़ा है जब मेरे पास सोल्यूट होता है उसको मैं मिक्स करती हूँ किसमें, सोलवेंट में, तो मेरे पास क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। यस। अब यहाँ पे देखा मैंने सोल्यूट और सोलवेंट, सोल्यूट की जो अमाउंट होती है वो कम होती है, सोल्यूट जो होता है वो क्या होता है मेरे पास, लेस क्वांटिटी में होता है, और जो सोलवेंट होता है मेरे पास उसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, लार्ज क्वांटिटी। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ये था इसका कंसेप्ट, बट जब हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं तो हमने क्या देखा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो होता है जब मैं मैग्नीशियम को क्या कर देती हूँ, वाटर के अंदर रिएक्ट करवाती हूँ। जब मेरा मैग्नीशियम क्या होगा, मिक्स हो जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो मेरे पास क्या बनेगा, MgOH का ट्वाइस। ठीक है। मैग्नीशियम को जब मैंने यहाँ डाला तो मेरे पास क्या बन गया, MgOH का ट्वाइस, मतलब मेरी कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें मेरे को मैग्नीशियम को डालना है वाटर के अंदर, तो मैग्नीशियम मेरे पास क्या होगा,
मैग्नीशियम जो है मेरे पास वो किस में है? मैग्नीशियम जो मेरे पास है वो क्या है मेरा? सॉलिड है, ठीक है। वाटर मेरे पास क्या है? मेरी लिक्विड स्टेट में है ना? हाँ जी। सॉलिड है, लिक्विड है, ओके। ये कम अमाउंट में है, ये ज़्यादा में है। ये मेरे पास क्या है? सोल्यूट है। ये मेरे पास क्या है? सोलवेंट है, ठीक है भाई। अब हमने सारा कुछ सोल्व कर लिया यहाँ पे, बस हम क्वेश्चन देखते हैं अभी। इसने कहा कि जो डिस्पर्स्ड फेस है इसके अंदर वो क्या है? डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है? सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम, और वो किस फेज में है? सॉलिड में। तो सॉलिड देखो, सॉलिड ये रहा, ये रहा सॉलिड, ठीक है। दूसरा कहा कि डिस्पर्जन मीडियम किस फेज में है? डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। वाटर किस फेज में है? लिक्विड में है। तो डिस्पर्जन मीडियम किस में है? लिक्विड में है। और जो तीसरी चीज मेरे पास आती है बेटा वो क्या है? जब सॉलिड को हम मिक्स करते हैं किसमें? लिक्विड के अंदर, तो मेरे पास क्या बनता है? एक सॉल्यूशन बनता है। आपने घर पे भी देखा होगा, जब हम चीनी, जो हमारी जो शुगर होती है, जो चीनी होती है, उसको हम पानी के अंदर मिलाते रहते हैं, पानी के अंदर, तो मेरे पास क्या बनता है? एक सॉल्यूशन बनता है ना, एक, है ना? तो वही सेम है, जब मैं सॉलिड को मिक्स करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? सॉल्यूशन, दैट इज रिलेटेड टू सोल, ठीक है। यहाँ जो मेरे पास जो अगला पॉइंट है वो क्या है? सोल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 116। मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मैच द कॉलम 1 विथ द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। ओके, कॉलम 1 दी हुई है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे, मैं क्या करती हूँ, मुझे नहीं पता किसका किससे मैच है, पर मैं ऑप्शन से भी नहीं जाऊँगी डायरेक्ट, है ना। तो हम 1 बाय 1 सबको सॉल्व करते हैं। पहला मैंने सॉल्व किया, लाइमस्टोन इज हीटेड, ठीक है। लाइमस्टोन इज हीटेड, फर्स्ट ऑप्शन लिया मैंने ए। पहला मैंने क्या किया? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को लिखते हैं CaCO3, ठीक है। जब मैंने इसको हीट किया, ठीक है, मेरे पास क्या बन गया? CaO प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पे क्या बना मेरे पास? CaO प्लस का CO2, ठीक है, बन गया। अब इसमें से हमें देखना है कि ये क्या, ये इलेक्ट्रोलिसिस है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? जब कोई हमारी एक कोई चीज़ क्या होती है? टूट जाती है, फर्दर आगे 2, 3, 4 जितने भी एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो उसमें, तो क्या ऐसा हो रहा है कि डिकम्पोज हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि CaCO3 पहले एक चीज़ थी, अब मेरे पास कितनी बन गई? 1 + 1, तो क्या हो गई? डिकम्पोज हो गई। ये क्या होगी मेरे पास यहाँ पे? ये जो मेरे पास क्या है यहाँ पे, डिकम्पोज हो रही है, डिकम्पोज, इसका मतलब क्या होता है? टूटना, ठीक है। तो फर्स्ट का जो ए का जो ऑप्शन है वो क्या है? ए का जो आएगा वो क्या आएगा? 2। ए का 2 देखो किसमें बेटा, मतलब ए का 4 है, ए का 4 है, तो ये तो काट दो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। ए का ये चीज़ मैंने देख ली, या तो ऑप्शन 2 होगा या फिर ऑप्शन 3 होगा। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या देखती हूँ नेक्स्ट इज, अब मैं स्टार्ट दूसरा देखती हूँ। जो दूसरा मेरे पास दे रखा है वो क्या है मेरे पास? दूसरा, इसने कहा कि मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ट इन एयर, कि मैग्नीशियम को क्या करना है? हवा के अंदर जलाना है। हवा के अंदर का मतलब क्या होता है बेटा? कि इसको मेरे को ऑक्सीजन की अमाउंट में क्या करना है? इसको हीट करना है। मैंने यहाँ मैग्नीशियम लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिया, ठीक है। मेरे पास क्या बन गया? 2MgO, ठीक है। या फिर इसको मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से मैं MgO कर लेती हूँ, सॉरी, यहाँ मैं क्या करती हूँ? MgO कर लेती हूँ, या मैं ऑक्सीजन क्या कर लेती हूँ? हाफ मॉलिक्यूल ले लेती हूँ। मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है क्या ये इलेक्ट्रोलिसिस है? इलेक्ट्रोलिसिस का यहाँ पे कोई रोल हो रहा है? नहीं हो रहा। डिकम्पोजिशन तो है नहीं, क्योंकि डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। पर यहाँ टूट नहीं रही बेटा, यहाँ क्या हो रही है? दो चीज़ें जो मिलकर है वो हमें एक चीज़ दे रही है।
मतलब कोई एक चीज़ बन रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, क्योंकि डबल के लिए हमें दो स्टार्टिंग में दो मॉलिक्यूल चाहिए, बट बाद में तो कुछ भी नहीं बन रहा ना, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन में क्या होता है, वो जो चीज़ है वो क्या कर रही है, कंबाइन कर रही है। तो ए का 2 है, इसमें भी ठीक है। बी का जो ऑप्शन है वो आएगा 3। बी का जो है वो क्या है, बी का जो ऑप्शन है मेरे पास वो है 3। तो ए का 2, बी का 3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर है। पर हमें अभी भी हम इस पे बात करते हैं कि थर्ड और फोर्थ भी हम देख लेते हैं, है ना। क्या पता एग्जाम में नेक्स्ट टाइम ए और बी ऑप्शंस में हो ही ना, 3 और 4 या कुछ समवेयर कुछ और अलग चीज़ें आ जाए, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या है, वाइट पीपीटी ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड व्हेन AgNO3 इज एडेड टू NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, इसने कहा, थर्ड वाला हम चेक करते हैं कि वाइट पीपीटी बनते हैं किसके, AgCl के। जब मैं किसकी रिएक्शन करवाती हूँ, AgNO3 की जब मैं रिएक्शन करवाती हूँ किसके साथ, NaCl के साथ, ठीक है, NaCl के साथ। मेरे पास क्या बनता है यहाँ पे, ये बन जाएगा AgCl प्लस NaNO2। अब मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो इलेक्ट्रोलिसिस है या वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रोलिसिस तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स का रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा, बात करते हैं यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है ना, उसमें मैं एक जर्नल टर्म लेती हूँ, AB प्लस CD हमें क्या देगा, AC प्लस BD। दो मॉलिक्यूल्स थे, दो से हमें दो मिल रहे हैं, बट हुआ क्या, बस इनके जो चार्ज थे, AG पे पॉजिटिव, NO पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव के पास चला गया और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव के पास चला गया, ठीक है। इसीलिए हमारे पास ये चीज़ बन गई। तो ये जो मेरे पास है थर्ड है, उसका क्या आंसर आएगा, फोर्थ। थर्ड का क्या आ रहा है मेरे पास, फोर्थ आ रहा है, ठीक है। और जब डी देखा मैंने, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एसिटुलेटेड वाटर, कि जब मैंने यहाँ पे वाटर लिया, फोर्थ वाला जब मैं देखती हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ पे क्या देखा, वाटर में मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो वो क्या होगा, समवेयर इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं यहाँ से पास करूँगी तो मेरे पास क्या होगा, वो इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेट करेगा, ठीक है। तो इसका जो है डी का क्या आएगा मेरे पास 1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन ग्लास ट्यूब। ओके, इसने कहा कि जब मैंने जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले। हमें ध्यान इतना रखना बेटा कि हमें उन चीज़ों के बारे में हमें फॉर्मूला पता हो। अगर हमें फॉर्मूला ही नहीं पता है तो हम वो क्वेश्चन क्या करेंगे, बिल्कुल गलत करेंगे, या वो हम वो ब्लैंक छोड़ देंगे। पर आज के टाइम पे हम एस्टेट में ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो जाता है एग्ज़ाम। सो हमने क्या देखा यहाँ पे, व्हेन लेड नाइट्रेट इज़ हीटेड, तो मैं लेड नाइट्रेट जो है मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ, PbNO3 का ट्वाइस, ठीक है, PbNO3 का ट्वाइस। मैंने यहाँ पे क्या लिया, लेड नाइट्रेट का लिया ये चीज़, ठीक है। इसमें इसने क्या कहा है कि जो लेड नाइट्रेट है इसको मुझे हीट करना है, और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद मुझे मिलेगा PbO प्लस का NO2 प्लस का O2। मेरे पास जो चीज़ बनेगी वो मेरे पास क्या बनेगी, इस चीज़ को क्या करके हीट करके क्या मिलेगी मेरे पास, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। मैंने उसको कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से जब मैंने इस चीज़ को यहाँ पे किया है बेटा, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिला कि PbO जो बनता है ना मेरे पास, ये मेरे पास जो बनता है वो मेरे पास येलो PPT बनते हैं इसके, ठीक है, किसके, PbO के। और NO2 हमें पता है, NO2 क्या मेरे पास, NO2 जो मेरे पास होती है वो होती है गैस, और O2 भी क्या होती है, गैस।
और NO2 का जो कलर होता है ना मेरे पास, हमें याद रखना है, ये इक्वेशन जो है, रिएक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और हमें याद रखना है कि जो इसका जो कलर होता है NO2 का लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड का, वो होता है ब्राउन कलर। ठीक है, ब्राउन कलर होता है इसका। अब मैंने ये रिएक्शन लिख ली, ठीक है, ओके, रिएक्शन का काम हुआ ख़त्म। जितनी प्रीवियस नॉलेज थी वो हमने यहाँ लगा ली। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन से क्या देखा, अ डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। डबल डीकम्पोजिशन क्या होती है बेटा, जैसे हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, डबल, वहाँ क्या थी, डबल डिस्प्लेसमेंट थी। यहाँ हम क्या बात करेंगे, डबल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब क्या कि वो चीज़ हमारे पास क्या हो रही है, टूट रही है। डीकम्पोज का मतलब क्या होना होता है, टूटना। ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लिया कि जो ये एक जो चीज़ है ना, ये जो सिंगल चीज़ है वो क्या हो रही है, इनमें क्या हो रही है, टूट रही है। ठीक है, टूट रही है, पर यहाँ टूट कितने रही है, यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जो टूट रहा है, और वहाँ उसने कहा है कि 2 मॉलिक्यूल टूटने चाहिए, डबल डीकम्पोजिशन, 2 मॉलिक्यूल्स का डीकम्पोजिशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ सिंगल डीकम्पोजिशन हो रही है। यहाँ क्या हो रही है बेटा, यहाँ हो रही है मेरे पास सिंगल डीकम्पोजिशन। ठीक है, यस। अगला मैंने क्या देखा कि ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 आर इवोल्व्ड। उसने कहा है कि जो NO2 जो यहाँ से जो रिलीज हो रही है NO2, इसकी जो है वो ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं। ये मैंने पहले भी लिखा है, ये मैंने लिखा है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि जो NO2 होता है उसको हम क्या करते हैं, NO2 जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो ब्राउन कलर का होता है, तो जब वो रिलीज होता है गैसियस फॉर्म में जाता है तो उसकी हमें ब्राउन ही फ्यूम्स दिखाई देंगी। इसका मतलब क्या कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अगला क्या है, वाइट रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड द ग्लास ट्यूब। मैंने एक रिएक्शन की, मैंने उस चीज़ को, मान लो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब मान लो, इसमें PbNO2 है, इसको मैं बर्नर से हीट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको बर्नर से हीट किया तो NO2 थी वो ब्राउन कलर की निकल गई, ऑक्सीजन थी, गैस थी, वो भी क्या हुई, निकल गई। बट जो ये PbO बचता है मेरे पास, ये जो बचता है वो बचता है क्या, सॉलिड। और इसका जो कलर होता है, जो नीचे रेजिड्यू मेरे पास बचते हैं सॉलिड रेजिड्यू, उसका जो कलर होता है वो होता है येलो। पर इसने कहा है कि हमारे पास वाइट रेजिड्यू बचते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि कहीं हम इनको देख के, मान लो मेरे को पता है कि ये वाला सेकंड वाला ठीक है, और आप डायरेक्टली सीधा आंसर सीट उठाओ, वहाँ पे 2 फिल कर दो, नहीं करना, क्योंकि 2 में क्या दे रखा है, सेकंड एंड थर्ड, इसीलिए। ओके, तो हमें बिल्कुल ध्यान से जो हमें होते हैं वो फिल करने होते हैं ओमर शीट। तो हमें देखना है कि ये जो 2 का मतलब है वो ये वाला ऑप्शन है जिसमें 3 वाला फिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज the one of that does not belong to the group based on its solubility। इसने कहा है, हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसने कहा कि इनमें से जो कोई सी चीज़ है जो सोल्यूबिलिटी से, मतलब सारी कुछ ना कुछ इसमें, मतलब ओड वन आउट का एग्जाम्पल दे रखा है, मतलब कुछ चीज़ है एक जो बाकी सबसे अलग है। ठीक है, हम देखते हैं मिल्क। हमने क्या देखा यहाँ पे, मिल्क के बारे में देखा, मिल्क ले लो, हनी ले लो, इंक ले लो। हमने ये देखा ये तीनों चीज़ें ना बाकी चीज़ों में भी मिक्स हो जाती हैं। मैंने वाटर लिया, वाटर में मैंने मिल्क डाल दिया, मिक्स हो जाएगा। वाटर में मैंने हनी डाल दिया, मिक्स हो जाएगा। वाटर में मैंने इंक डाल दी, मिक्स हो जाएगी। पर जो ऑयल होता है वो मिक्स नहीं होता, वो अपनी एक लेयर बना लेता है। जब हम इनकी आपस की सोल्यूबिलिटी के बारे में देखते हैं तब मैंने क्या देखा कि हनी, मिल्क, इंक आपस में सोल्यूबल है, बट ऑयल वहाँ पे भी क्या करता है, एक लेयर बना लेता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसका जो नेचर होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, वो एक अपनी अलग ही लेयर बना लेगा। ठीक है, ओके, तो जो इसका जो आंसर होगा मेरे पास, वो आंसर क्या होगा, जो ओड वन आउट में है वो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, ऑयल, ऑयल जो है वो क्या है, इन सब से अलग है।
नेक्स्ट वन इज द मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ कंबशन। ठीक है, इसने हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, कैंडल बना लेते हैं हम यहाँ पे एक बार। ठीक है, ये मेरी क्या है, कैंडल है। ओके, कैंडल पे सबसे अंदर वाली जो होती है पार्ट, एक आउटर लेयर होती है ब्लू कलर की, फिर हमारे पास होता है समवेयर रिलेटेड टू ऑरेंज शेड, ऑरेंज कह सकते हो, येलो कह सकते हो, है ना। लास्ट में एक पॉइंट होता है जो ये वाला होता है। ठीक है, इस तरीके की मेरे पास ऐसे होती है एक शेप। मैंने यहाँ पे क्या देखा बेटा, जो इसमें मैंने चीज़ देखी है वो ये देखी है, ये जो पार्ट होता है ना, ये मेरे पास आउटर पार्ट होता है। क्या होता है, आउटर पार्ट ऑफ द फ्लेम। ठीक है, आउटर पार्ट ऑफ फ्लेम, ये जो पार्ट होता है वो मेरे पास होता है मिडल पार्ट ऑफ फ्लेम। और जो लास्ट वाला होता है वो द इनर पार्ट ऑफ द फ्लेम। अब मुझे क्या देखना है कि ठीक है, ये मैंने चीज़ें देख ली। अब मेरे को ये लगा एक चीज़ का मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ, ये जो पार्ट होता है ना वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये थोड़ा मीडिएटर होता है, और ये बिल्कुल भी मतलब समवेयर हल्का हल्का गर्म होगा। मतलब आप कभी देखना, जब आप कैंडल पे ऐसे हाथ करके देखते हो ना, तो जो बिल्कुल ऊपर वाली लेयर होती है ना, वही आपको क्या करती है, हाथ को जलाती है, उंगली को जलाती है, टिप को। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं कि आग के बीच में से हाथ निकालते हैं, बट हमारा हाथ कभी नहीं जलता है ना। तो वो वही फैक्टर है जो यहाँ पे जो इफेक्ट कर रहा है। सो हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं एक बार। डायग्राम लगा रखा है यहाँ पे क्या देखा है हमने कि जो ये जो पार्ट होता है वो इसका आउटर पार्ट होता है। और आउटर पार्ट यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो लेयर है ना, ये वाली, ये हमारे पास एक ब्लू कलर की लाइन है यहाँ पे। जो बाहर वाली जो फ्लेम होती है वो मेरे पास ब्लू कलर की होती है, और जो बीच में होती है वो मतलब येलोइश टू ऑरेंज, ऑरेंज, और फिर समवेयर जाके हमारे क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये पार्ट जो आएगा वो आएगा ब्लैक। ठीक है, डार्क रीजन। ये जो होता है मेरे पास यहाँ पे जो पूरा जो कंबशन होता है, पूरी तरीके से जो रिएक्शन हो रही होती है वहाँ पे पूरी तरीके से हमें क्या हो रही है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। बट जो मिडल पार्ट होता है वहाँ पे हमारे पास क्या है, पार्शियल कंबशन है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ हमारे पास कंबशन होता ही नहीं है, नो कंबशन। ठीक है, तो ये जब हम इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, यहाँ पे क्या देखा हमने, द मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ कंबशन। देखो, मिडल जोन को हम क्या बोल सकते हैं, पार्शियल कंबशन। ठीक है, सो इसका जो आंसर है मेरे पास वो क्या आ जाएगा, पार्शियल कंबशन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ इज नॉट एन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। हमें 4 एलोट्रोप दे रखे हैं कार्बन के। मुझे पता है कि कोल भी एलोट्रोप है, ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी है, फिल्ड्रीन भी है, ये क्या है, सारे कार्बन के एलोट्रोप हैं। बट इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि यहाँ पे हमारा क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है जो इसमें से नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, एलोट्रोप की। ठीक है, जब हम एलोट्रोप की बात कर रहे होते हैं तो मेरे पास 2 चीजें आती हैं। कौन सी, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है मेरे पास क्रिस्टलाइन, और दूसरा जो मेरे पास होता है वो होता है एमोर्फस। ठीक है, जब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन की और एमोर्फस की, तो हम थोड़ा सा एक बेसिक डिस्कशन इस पे हम कर लेते हैं क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के अंदर। तो क्या होता है बेटा, जो क्रिस्टलाइन होता है वो एक हमारे पास एक फिक्स्ड जो शेप होती है उस फॉर्म के अंदर होता है, और जो एमोर्फस होता है उसकी जो शेप होती है वो हमारे पास रफ एंड टफ शेप होती है, मतलब कैसा भी हो सकता है, उबड़ खाबड़ हो सकता है। पर जो क्रिस्टलाइन जो होता है उसकी जो शेप हमें मिलेगी वो बिल्कुल प्लेन क्लियर, जैसे एक क्रिस्टल की तरह हमें वो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होता है, क्रिस्टलाइन जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, एज कंपैरिजन टू द एमोर्फस। एमोर्फस के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, मतलब इसके कंपैरिजन में कम होते हैं, वैसे कम नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि तीसरा जो पार्ट है इसका, तीसरी जो डिफ्रेंशिएशन है वो ये है मेरे पास इनको, कि इस चीज़ को मैं क्या कर सकती हूँ, कट नहीं कर सकती हूँ, बट जो एमोर्फस होते हैं उनको हम इजीली कट कर सकते हैं। ठीक है, यस।
अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कार्बन के बारे में। जब मैंने यहाँ बात करी किसकी, कार्बन की, तो मैंने ये देखा कार्बन में जो क्रिस्टलाइन जो एलोट्रोप्स हैं ना, वो कौन कौन से हैं, वो मेरे पास हैं डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है मेरे पास फिल्ड्रीन, ठीक है, ये है इसके क्रिस्टलाइन। और एमोर्फस के अंदर जो आते हैं मेरे पास, वो आते हैं मेरे पास कोल, कोक, ठीक है, कोल, कोक, कोल तार, ठीक है, ब्लैक फ्लेम, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन देखो, विच वन इज नॉट द क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। अब मेरे को ये पता है कि मेरा ये भी क्रिस्टलाइन है, ये भी क्रिस्टलाइन है, ये भी क्रिस्टलाइन है, इसमें से जो नहीं है वो है कोल, जो क्या है मेरे पास एमोर्फस एलोट्रोप है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये क्या है मेरे पास, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। इसी पेपर में जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था जहाँ पे लिखा था कि दो वायर्स को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम यूज होता है, तो हमने वहाँ इस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था कि दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, दो वायर्स को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम का यूज़ नहीं होता, वहाँ हम यूज़ करते हैं सोल्डर। सोल्डर जो होता है वो क्या होता है, एक एलॉय होता है, किसका, टिन एंड लेड का। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट हम अब भी बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। इसमें मैंने क्या देखा, जो सोल्डर होता है ना, क्या चीज़, क्या सोल्डर, सोल्डर जो होता है वो मिक्सचर होता है किसका, टिन और लेड का, लेड प्लस टिन से बना होता है। लेड को मैं क्या लिखती हूँ, Pb, और टिन को मैं क्या लिखती हूँ, Sn, ठीक है। तो अब इसका हम क्या देखते हैं, ये भी क्या होते हैं, बिल्कुल एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। क्या पता नेक्स्ट टाइम एग्जाम में ये आ जाएगी, इसकी जो कंपोजिशन है वो बताओ। तो कंपोजिशन में हम क्या देखते हैं, जो Pb होता है, जो लेड होता है, वो होता है 33.3%, ठीक है। और ये जो होता है, सॉरी, ये जो होता है मेरे पास वो होता है 33%, और जो लेड होता है वो होता है मेरे पास 67%। ओवरऑल जो मिलता है हमारे पास वो क्या हो जाता है, पूरा 100%, ठीक है। अब चलो ये हमने देख लिया, क्या पता नेक्स्ट टाइम एग्जाम में सोल्डर के बारे में ना पूछ के कोई जो और एलॉयज हैं उनके बारे में बात की जाए, तो हम तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं सेकंड वाले ऑप्शन के बारे में, कि ये हमने किसके बारे में बात करी, फर्स्ट वाला जो हमारा आंसर था, ठीक है। पर हम एक बार सेकंड और थर्ड के बारे में भी देख लेते हैं। जो मेरे पास सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, कॉपर एंड टिन। कॉपर लिया, ठीक है, Sn लिया, टिन, ये मुझे एक एलॉय देता है, ठीक है, हम बात करेंगे इसके बारे में भी। अगला मैंने लिया तीसरे वाला, वो क्या है, कॉपर, और अगला है प्लस जिंक। तो मैं आपको थोड़ी सी इसके एक ट्रिक से बताती हूँ। देखो, इससे मेरे पास तीन चीज़ें बनती है, एक मैंने सोल्डर बना दिया, एक मेरे पास बनेगा ब्रास, और एक बनेगा ब्रोंज। एक क्या बनेगा मेरे पास, ब्रास, एक बनेगा मेरे पास ब्रोंज, ठीक है। अब इनके अपोजिट देख लो, S है, कॉपर तो दोनों में सेम है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है मेरे पास, S, तो S वाले में ब्रास नहीं बनाना, क्या बनाना है मुझे, ब्रोंज बना देना है। यहाँ क्या बन जाएगा, ब्रोंज, ठीक है। कॉपर सेम है, इसमें भी था और इसमें भी था, डिफरेंस किसका है, जिंक का। तो जब यहाँ पे जिंक है तो मुझे यहाँ से ब्रोंज ना लेके क्या लेना है, ब्रास ले लेना है। यहाँ क्या बन जाएगा, ब्रास। अब इनके यूजेस के बारे में देखो बेटा, जो सोल्डर होता है वो हम क्या यूज़ करते हैं, जो दो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है उनको, जो उनका जॉइनिंग पॉइंट होता है वहाँ पे हम उसको मेल्ट करके यूज़ करते हैं। ब्रोंज जो होता है, जैसे हमने देखा ना कि ब्रोंज के मेडल्स होते हैं, ब्रोंज के स्टैच्यूज होते हैं, स्टैच्यूज बनाने के लिए और मेडल्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रोंज का।
और जो ब्रास होती है, ब्रास से हम क्या करते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, या फिर जब हमें कभी कहीं फिटिंग्स करनी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रास का यूज़ करेंगे। और जो लास्ट ऑप्शन है मेरे पास PB एंड ZN, इसका कोई डायरेक्टली क्या होता है, कोई एलॉय नहीं बनता है, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है। इससे क्या बनेगा, मेरे पास क्या बनेगा, शोल्डर। इससे बनेगा मेरे पास SN से बनेगा ब्रॉन्ज, और इससे जो बनेगा मेरे पास क्या बनेगा, ब्रास। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्या पता नेक्स्ट टाइम एग्जाम में ये आ जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवर्ड फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास एक कंटेनर है ये, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ा सा कंटेनर है ये, पूरा गैस डाल रखी है इसी के अंदर बहुत सारी, और इस पे मैंने एक कुछ कवर लगा रखा है, मतलब कोई भी मैंने एक पिस्टन यूज़ किया हुआ है इसके ऊपर, इसको कवर करने के लिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है गैस को किस में, लिक्विड में। मेरे को क्या करना है, गैस से जाना है किस फॉर्म में, गैस से जाना है लिक्विड में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़, बात सिर्फ यहाँ पे किसकी कर रखी है, सिर्फ यहाँ पे बात कर रखी है प्रेशर की और टेम्परेचर की, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज़ है, आप इसको देखो, ये एग्जांपल देखो, कोई चीज़ है, कोई कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत दूर दूर हैं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता है कि जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत पास होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप बना लेते हैं। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, पर होते पास ही हैं, बट इससे थोड़े से दूर होते हैं। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स तो हैं वो तो बहुत ही दूर होते हैं, ठीक है। हाँ, तो जब मेरे को कोई चीज़ है, जब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं और उस पर मैं क्या करती हूँ, बहुत प्रेशर बनाती हूँ, बहुत उस पर फोर्स लगा रही हूँ, उसको दबा रही हूँ, उस पर प्रेशर क्रिएट कर रही हूँ, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो बहुत दूर दूर हैं वो क्या हो जाएंगे, पास आना शुरू हो जाएंगे। तो वो गैशियस वाली स्टेट से कहाँ आ जाएंगे, पास आके एक लिक्विडिफाइड स्टेट में चले जाएंगे। तो इसका क्या होगा, मेरे पास जो प्रेशर होगा ना, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, बहुत हाई प्रेशर चाहिएगा। प्रेशर जो हमें चाहिए कितना चाहिए, हाई चाहिए, ठीक है। तो हाई प्रेशर के लिए मैंने यहाँ पे क्या देखा, हाई प्रेशर जो मेरा इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ये वाले ऑप्शन तो कट हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर का क्या लेना देना है, जब मैंने यहाँ बात करी बेटा टेम्परेचर की, टेम्परेचर से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा 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 के क्या है, बहुत दूर चले जाएंगे। पर हमें क्या करना है, उन मॉलिक्यूल्स को इतना उनका कोलिजन करवाना ही नहीं है, इतनी काइनेटिक एनर्जी हमें बढ़ानी ही नहीं है। हमें क्या करना है, उनकी जितनी पहले से काइनेटिक एनर्जी है ना उसको भी रिड्यूस करना है। जब हम उसको रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को भी कम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, प्रेशर को हाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे क्या काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में कहाँ है ये, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये तो नहीं है भाई, हाई टेम्परेचर तो नहीं हो सकता, लो टेम्परेचर होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो आ जाएगा फर्स्ट वाला, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द मैच स्टिक मेड अप ऑफ द सुटेबल वुड, ओके। इसने कहा कि हमारी जो माचिस होती है, माचिस की डिब्बी होते हैं या माचिस होती है, उसके अंदर जो स्टिक्स होती हैं उस पे जो मैच स्टिक होती है उस पे इनमें से कौन सा जो मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है या जो भी चीज़ है वो नहीं होता, ठीक है। हम बना लेते हैं, मैच स्टिक बना लेते हैं भाई, क्या ही करेंगे। ये मेरे पास एक मेरी मैच स्टिक है, कैसी मैच स्टिक है
ये मेरे पास एक मेरी मैच स्टिक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या देखा है, इस पे कुछ मतलब ऐसे मिक्सचर सा होता है, ऐसे 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 इस पे लगा हुआ मैच स्टिक के ऊपर, मतलब ब्राउन समवेयर ऑरेंज ऑरेंज ऐसी ऐसी शेड का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। इसके ऊपर लगा हुआ होता है मैच स्टिक के ऊपर, ठीक है। एक इसकी बॉक्स होता है, एक क्या होता है इसका, एक इसकी बॉक्स होती है, और बॉक्स की जो ये लेयर्स होती है ना, ये वाली, इस पे एक रेड कलर की चीज़ लगी होती है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, मैच बॉक्स है। क्या है मेरे पास, मैच बॉक्स, MATCH मैच बॉक्स, ठीक है। ये मेरे पास मैच बॉक्स है, ये मैच स्टिक है। मैच स्टिक ज़्यादा बड़ी हो गई है, पर मान लो कि वो इसके अंदर आ जाएगी, हम ये एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, कि वो मैच स्टिक इसी मैच बॉक्स से निकली है, या फिर मान लो कि वो कहीं बाहर की मैच स्टिक है। जो बड़ी बड़ी मैच स्टिक्स होती है ना, वो मान लो कि वो बड़ी है और मेरे पास एक डिब्बी, छोटी सी डिब्बी है, ठीक है। हमें यहाँ ये बात ना करके हमें इसके कंसेप्ट को समझना है। हमने क्या देखा कि जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होते हैं, पोटेशियम क्लोरेट होता है, हम इनके एग्जाम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, फॉस्फेट क्लोरेट, स्टार्च एंड रेड फॉस्फोरस, ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में। मैंने यहाँ पे क्या देखा, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का, वो होता है Sb2S3 Sb2S3। और जो पोटेशियम क्लोरेट होता है उसका फॉर्मूला होता है KClO3, ठीक है। और एक स्टार्च होती है, रेड फॉस्फोरस होता है। रेड फॉस्फोरस का हमें पता है P4 में एग्जिस्ट करता है, वो अलग अलग फॉस्फोरस होते हैं, रेड, ब्लैक, वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। वो हम चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि जो स्टार्च, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हमें इसका एग्जाम्पल डायरेक्टली आंसर मुझे पता है। इसका आंसर है, वो होगा रेड फॉस्फोरस, कि जो रेड फॉस्फोरस है वो नहीं होता है, क्योंकि जो मैच स्टिक होती है ना, जो मैच स्टिक होती है मेरे पास, उसमें ये मान लो स्टार्च, ये तीनों चीज़ें होती हैं मैच स्टिक की, जो ये जो चीज़ होती है ना, उसमें ये चीज़ें होती हैं। और जो रेड फॉस्फोरस होता है ना बेटा, ये वो होता है ये वाला, जो मैच बॉक्स की जो बाहर की जो लेयर होती है ना, जिस पे हम रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, जिससे हमारी जो जो मैच स्टिक है, जो माचिस है, या जो वो तिल्ली है, वो जल जाती है, वो इस पे रब करने से जलती है, जहाँ पे क्या होता है मेरे पास रेड फॉस्फोरस होता है। जो मैच स्टिक है उसके अंदर मेरे पास होते हैं एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड स्टार्च। स्टार्च का जो यूज़ होता है यहाँ पे, वो क्या होता है, जो ये दोनों जो चीज़ें हैं, इनको इसके ऊपर बांध के रखना, इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है स्टिक के ऊपर, ये जो लाल पाउडर होता है ना, तो उसको बांध के रखना, चिपका के रखना, ठीक है। और पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वो क्या करता है, हमें ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जलने के लिए। और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, वो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो कंबस्टिबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो होता है वो कंबशन में काम आता है। किस में काम आता है, कंबशन में, ठीक है। और ये क्या देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और ये जो क्या करता है, स्टार्च जो होता है मेरे पास यहाँ पे, स्टार्च जो होता है वो क्या करता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। और ये रेड फॉस्फोरस जो होता है वो उसको एक मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है तो ट्रिगर पॉइंट होता है, वो ट्रिगरिंग पॉइंट जो है वो हमें रेड फॉस्फोरस देता है। तो जो मैच स्टिक के हेड पे है वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है, स्टार्च जो नहीं होता वो है रेड फॉस्फोरस। तो इसका आंसर आएगा रेड फॉस्फोरस, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ओके। तो हम बात करते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है बेटा जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी फ्यूल, कोई भी ईंधन है, जब उसको हम जलाते हैं तो जलाएंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, गैशियस फॉर्म में हो सकती है, मतलब आग हो सकती है, इस तरीके से एयरिंग की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू, जो जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका जो आंसर है,
हम देखते हैं एक बार, कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, हम किसी चीज़ को जलाते हैं, किसी फ्यूल को मतलब कंबस्ट करते हैं, तो जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो जो पेट्रोलियम होता है, एलपीजी, सीएनजी एंड हाइड्रोजन, मुझे पता होनी चाहिए जो एलपीजी होता है वो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अगर मान लो एग्जाम में आ जाए तो ये है मेरे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। सीएनजी होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। एक होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज व्हाट, H2 एंड इज पेट्रोल, ठीक है। अब हम इनकी कैलोरीफिक वैल्यू लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं इनकी कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू लिख लेते हैं इनकी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, जो पेट्रोल होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है 40,000, ठीक है। एलपीजी जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है 55,000, ठीक है। सीएनजी जो होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू मेरे पास होती है वो होती है 50,000, और हाइड्रोजन होता है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 1.5 लाख, ठीक है, 1,50,000। तो हाईएस्ट किसकी है बेटा, हाइड्रोजन की। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो है वो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर, कि इसमें से जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, हमने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर हमने ये देखा है, हमारा कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, वो हमारे पास मेनली 3 तरीके में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट उसकी 5 स्टेट हो सकती हैं। एक हमारे पास होती है प्लाज्मा स्टेट, एक होती है बोज आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। पर हम नॉर्मली 3 ही स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है इसका, कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो बतानी है हमें। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैशियस मॉलिक्यूल इज वेरी लेस। अभी हमने क्या देखा था, यहाँ से हमने ये देखा कि हम देख लेते एक बार, एक होता है सॉलिड, ठीक है, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, ठीक है, एक होता है मेरे पास प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट। एक जो मेरे पास जो यहाँ होती है सॉलिड्स के इस तरफ जो होती है वो मेरे पास होती है बोज आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, वो इस तरफ होती है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है प्लाज्मा में, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो मेरे पास क्या होता है, कम होता है, ठीक है। हमने ये चीज़ लिख ली। और मुझे ये पता है कि जो सॉलिड होते हैं, कोई भी चीज़ सॉलिड होती है, सॉलिड में क्या होती है, वो चीज़ बहुत टाइटली पैक होती है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, पर उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। गैशियस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, ये हमने बात कर ली। हाँ जी, अब देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैशियस मॉलिक्यूल इज वेरी लेस। यस, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि गैशियस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। उनके मतलब दूर दूर होने का रीज़न क्या है कि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, इसलिए तो वो बहुत दूर दूर है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट वन इज द प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। इसने कहा कि जो प्लाज्मा जो स्टेट है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सुपर एनर्जी स्टेट में होते हैं, सुपर एक्साइटेड होते हैं। होंगे बेटा, क्यों नहीं होंगे। अब मान लो कि टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, कोई इलेक्ट्रॉन्स मान लो यहाँ है, और मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो क्या होंगे, वो अपनी इस स्टेट से टेम्परेचर के बढ़ाने पे वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और वो दूर दूर जाएंगे तो मतलब अपनी वो एक्साइटेड स्टेट में आ गए, है ना। मान लो कि वो यहाँ आ गए, एक्साइटेड स्टेट में आ गए, तो ये भी ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, सुपर एनर्जी होती है और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है।
अगला कहा कि द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस, कि भाई कौन सी गैस का भी अलग अलग नेचर होता है, उस पर कहते हैं ये अलग अलग कलर्स देता है, देगा क्यों नहीं। अब मान लो कोई पार्टिकल है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, बट वो अपनी एनर्जी लूज करेगा और वो अपनी ग्राउंड स्टेट में दोबारा आएगा। जब वो एनर्जी लूज करेगा तो वो क्या करेगा, कलर्स को एमिट करेगा, रेज एमिट करेगा अलग अलग कलर्स की। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगला क्या है, बोज आइंस्टीन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग ऑफ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। कहता है कि बोज आइंस्टीन जो है वो तब बनती है जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं गैस को। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हमें कोई गैस है उसको हमें क्या करना पड़ता है, कूल डाउन करना पड़ता है, टेम्परेचर कम करना पड़ता है, हीट नहीं करना पड़ता, हमें क्या करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है। किसके लिए, बोज आइंस्टीन के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी मेरे पास, गलत होगी। तो इसका आंसर जो है वो यही आ जाएगा। इसने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट का, ठीक है। हाँ जी, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ओके, इसने कहा कि जब मुझे स्टील बनाना होता है, स्टील इज व्हाट, आयरन है ना, आयरन इज स्टील। तो इसने कहा कि जब मुझे स्टील बनाना होता है तो मैं इनमें से किसका यूज़ करता हूँ, कोक का, कोल गैस का, कोल तार का, बिटुमिन का। बेटा ये सारे क्या है, कार्बन के ही एलोट्रोप्स हैं, एमोर्फस एलोट्रोप्स हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन कौन से हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, फिलरीन, है ना। ये जो थे मेरे पास वो थे एमोर्फस वाले, कोक, कोल गैस, कोल तार, बिटुमिन, ये एक जैसे से ही होते हैं। बट जब हमने कहा कि इनमें से भी हमें कौन सा यूज़ करना है वो हम देखते हैं। तो हम जो यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कोक। कोक को हम लिखते हैं सी से। तो जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, सी की रिएक्शन करवाई यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे क्या करवाई, रिएक्शन करवाई किसकी, कार्बन की, कोक की रिएक्शन करवाई O2 के साथ, क्या बन गया मेरे पास, CO2। ठीक है, मैं फिर से दोबारा से कोक लूँगी, CO2 प्लस कार्बन, जो मेरे पास क्या है, ये कोक है, कोक। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे पास क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स बन गए किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के। किसके, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, मेरे को फेरस ऑक्साइड लेना है, क्योंकि मुझे उसी ऑक्साइड से बनाना है ना आयरन, उसी से मेरे को स्टील जनरेट करना है, मैन्युफैक्चर करना है। तो मैं यहाँ पे वो रिएक्शन ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे क्या लूँगी, मेरे पास क्या था, Fe2O3 जो मेरे पास रिएक्शन थी, मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के, और मेरे पास क्या बन गया, यहाँ से मेरे पास Fe बन गया और CO2 जनरेट हो जाएगी। ठीक है, Fe के मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, Fe के मेरे पास बन गए 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे कितनी है, 1 कार्बन है, ऑक्सीजन कितनी है मेरे पास यहाँ पे मैं 2 लगा लेती हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी मेरे पास कितने मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएंगे, 2 और 3। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लेना, ये हम यहाँ से हम कर लेंगे, यहाँ से जनरेट हो जाएंगे मेरे पास। जब मैं यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लूँगी यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएंगे यहाँ पे 3, ये हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने रिएक्शन यहाँ पे कर दी, 3 मॉलिक्यूल लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के, 2 Fe बन जाएगा। ये जो स्टील था वो मैन्युफैक्चर हो गया, स्टील मैन्युफैक्चर। ठीक है, ओके। वैसे हम इसको जब हम करते हैं तो इसमें बहुत सारी हीट दी जाती है, हॉट फर्नेस के अंदर इसको हम अलग अलग जगह पे हीट करते हैं, अलग अलग गैसेस प्रोवाइड करते हैं, तब जाके हमें ये मिलता है। बट बेसिकली रिएक्शन होती है वो यही होती है जनरेशन की। तो यहाँ पे जो यूज़ होता है वो किसका यूज़ हुआ बेटा, यहाँ पे यूज़ हुआ मेरे पास किसका, कोक का। ठीक है, कोल गैस होती है। अब पूछोगे कि मैम कोल गैस का कहाँ यूज़ होता है, कोल गैस क्या होती है, कोल गैस का यूज़ कहाँ होता है। तो कोल गैस का भी यूज़ होता है हमारे पास जब हम कोई भी ऐसे कुछ चीज़ें बनाते हैं, कुछ चीज़ें जनरेट करते हैं उस चीज़ के अंदर। कोल तार जो होता है, जब हम क्या करते हैं, कोल तार के अंदर जब यूज़ करते हैं हम, जब हमें कोई भी डाइज बनानी होती है, मेडिसिन बनानी होती है, वहाँ पे हम कोल तार यूज़ करते हैं। बिटुमिन जो होता है वो जब हम रोड्स बनाते हैं ना, एक थिक जो मतलब हम ब्लैक सा कुछ डालते हैं उसके ऊपर थिक सा होता है, वो जो होता है वो होता है हमारे पास बिटुमिन, जो रोड्स की फॉर्मेशन में काम आता है, रोड की फॉर्मेशन में।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास आएगा कोल। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे हर जगह क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, हमें वो देखना है कि जो गलत है, हमें ये नहीं कि हमने कोई स्टेटमेंट पढ़ लिया हमने वो टिक कर दिया, नहीं, जो इन चारों में से जो गलत है हमें वो स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहली है मीथेन एंड CO2 आर द ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, पहली स्टेटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। इसने कहा कि जो CH4 है एंड CO2 है वो क्या है मेरे पास, ग्रीन हाउस गैसेज है। बेटा जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये क्या करती है, जो हमारी एटमॉस्फेयर जो लेयर होती है वो उसी के अंदर ही रहती है, वहीं प्रोड्यूस होती है और वहीं ही रह जाती है हमारे पास। ठीक है, उस लेयर के अंदर ये बाहर नहीं जाती, ना अंदर आती, कहीं नहीं कुछ रिएक्ट करती, तो ये वहीं पे रह जाती है और वहीं पे क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है। हीट को ट्रैप करने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ग्रीन हाउस है वो बढ़ जाता है, और जो ओजोन का जो डिप्लेशन है वो होने लगता है। तो ये जो गैसेज होती हैं, जो मेन रीज़न होता है हीट के ट्रैपिंग का, वो यही होता है मीथेन और CO2। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अगला है डॉब्सन यूनिट मेजर्स नॉइस इन इन्वायरमेंट। क्या जो डॉब्सन यूनिट है वो यूज़ की जाती है नॉइस को मेज़र करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। जो डॉब्सन जो यूनिट होती है वो किसको मेज़र करती है? वो मेज़र करती है ओजोन डिप्लेशन को। ओजोन का जो डिप्लेशन हो, जो थिकनेस वगैरह होती है ना ओजोन में, कितना थिक रह गया कितना नहीं, तो वो सब किसके अंदर आता है? ओजोन में आता है। तो जब डॉब्सन होता है इसको हम लिखते हैं DB से, और वो यही होता है। ठीक है, हाँ जी, डॉब्सन जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ, अगला जो हमने यूज़ किया, इसने कहा कि नॉइस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नॉइस के लिए। तो बेटा जो नॉइस के लिए जो यूज़ होता है ना, नॉइस के लिए वो होती है मेरे पास डेसिबल, DECIBEL। डेसिबल एक यूनिट होती है जो क्या करती है, नॉइस को मेज़र करती है। ठीक है, अगला जो कहा है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ठीक है, हम अगले दो भी पढ़ते हैं, आंसर तो हमारा आ चुका है कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा, बट हमें थर्ड और फोर्थ भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओके, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो मेरे पास कब आया? वो आया मेरे पास 1987 के अंदर। उस प्रोटोकॉल में ये कहा गया कि जो गैसेस ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट है वो कोज करती हैं, उनके जो हमारे जो ये सब्सटीट्यूएंट्स हैं हमारे, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, मीथेन्स हैं और मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गैसेस ये कोज करती हैं उनको हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है उन गैसेस पे। तो यही इसने कहा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने। अगला जो कहा वो है यूज़ ऑफ इंसिनेटर्स इन क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अगला है यूज़ ऑफ इंसिनेटर्स इन क्रूशियल टू डिस्पोजेबल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। क्या इंसिनेटर्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं या यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर क्या करने के, जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हाँ किया जाता है। या फिर जनरली हम देखते हैं जो हमारे हॉस्टल्स होते हैं, गर्ल्स हॉस्टल होते हैं या कहीं पे भी हॉस्पिटल्स होते हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि जो इंसिनेटर्स लगे होते हैं वेस्टेज के लिए अलग अलग तरीकों के लिए यूज़ होता है बेटा। जैसे कई बार हमने देखा होगा, आपने भी सुना होगा कि हॉस्टल्स में इंसिनेटर्स लगा दिए जाते हैं वॉशरूम के अंदर, कि आप जनरली वहाँ जो पैड्स होते हैं, सैनिटरी नैपकिन पैड्स होते हैं, वो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो? डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, और वो क्या होते हैं? हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। वो एक सेफ मेथड है जो ये जो डस्ट है या जो चीज़ें हैं इनको क्या करने का? डिस्पोज ऑफ करने का। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सो इसका आंसर है वो क्या है? डॉप्सन यूनिट मेजर्स नॉइस इन इन्वायरमेंट। ओके, अगला जो क्वेश्चन है ये इसने कहा है यहाँ पे कि विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इसने कहा कि जब हमें आयरन जो रस्ट होता है, मतलब लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, तो इसमें क्या होता है कि कौन सी जो गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें हम कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे जो मेरे पास जो आएगा इसका वो आएगा जिंक। जिंक यूज़ करते हैं बेटा। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा आयरन होता है ना, जो हमारा क्या होता है, यहाँ पे मान लो ये मेरे पास क्या है? आयरन है। ये मेरे पास क्या है? मेरा आयरन है। और आयरन के ऊपर हम क्या कर देते हैं? एक आयरन के ऊपर हम क्या कर देते हैं? कोटिंग कर देते हैं किसकी? इसकी, जिंक की। ये आयरन है।
आयरन के ऊपर हम क्या कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में ये भी आता है कि आयरन के ऊपर जिंक होता है या फिर जिंक के ऊपर आयरन होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि आयरन के ऊपर जिंक होता है। ठीक है, क्या होता है, जिंक ओवर आयरन, ये बात बिल्कुल ठीक है। आयरन ओवर जिंक, ये मेरे पास गलत हो जाएगा। हमें क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक लगाते हैं, ना कि जिंक के ऊपर आयरन। और अगर मान लो कि कभी कभी क्या होता है, स्क्रैच आ जाए, मान लो कोई ऐसी चीज़ है, ये चीज़ है, ये आयरन की है, इस पर मैंने क्या है, मतलब इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली टिप पॉइंट, ये मान लो ये आयरन है, इसके बाहर जो मैंने ये हार्ड लगा रखा है कवर जो इसका है, ये मान लो जिंक है। पर अगर गलती से इस पर स्क्रैच आ जाए तो ध्यान रखना कि जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा तो मतलब वो आयरन को भी वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों का। अगला जो मेरे पास यहाँ पे है वो ये है, मैच द सब्सटेंसेस गिवन in the column 1 which are useful in the treatment of those given in column। ओके, इसने कहा कि हमें मैच करने हैं, कौन सा किससे रिलेट करेगा, कैसे रिलेट करेगा। ओके, तो हम देखते हैं, पहला जो है मेरे पास है सोडियम कार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कैलामाइन सॉल्यूशन, साल्ट लाइम, 4 दे रखे हैं। तो हम बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम देख लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में देख लेते हैं अभी। चलो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना, वो उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास, क्या चीज़, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, और अगला जो है कैलामाइन सॉल्यूशन। कैलामाइन सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, एक होता है मेरे पास साल्ट लाइम। पहले हम ये देख लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देख लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो वाइट कलर का थिक लिक्विड होता है। ओके, जब आपने देखा भी होगा, जब हमें एसिडिटी होती है ना, तब हम ये चीज़ें लेते हैं। ठीक है, एसिडिटी हो गई, एसिड है, एसिड को रिमूव करने के लिए कोई हमें एंटी एसिड लेना पड़ेगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, कितना आ जाएगा मेरे पास 3। डेट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो ऑप्शन जो 2 है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, उसका आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर 3। अब देखो बी में 3 कहाँ पे है, बी का 3, देखो ये रहा। ठीक है, बी का 3, सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन है जहाँ पे मेरे पास बी का 3 है। मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको आंसर को टिक कर सकती हूँ, बट फिर भी हम 2 चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये आंसर ठीक है, चलो हम देख लिया। अब अगला मैंने क्या लिया, कैलामाइन सॉल्यूशन लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, जो साल्ट लाइम होती है मेरे पास, साल्ट लाइम, वो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है। जो क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, जो साल्ट लाइम होती है इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होती है, एज अ बेस की तरीके से काम करती है। और इसको हम कब यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं कब, जब हमने कभी सुना होगा कि हमारी जो, जब हम खेती करते हैं, जब हमारी जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ होना बंद हो जाती है। वो कब होती है, जब उसके अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स डाल के हम उसको कर देते हैं, टोटली एसिडिक कर देते हैं। ठीक है, वो पूरी एसिडिक हो गई, फर्टिलाइज नहीं रही, अब वो उपजाऊ नहीं रही, तो हमें उसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे हम साल्ट लाइम का डाल देते हैं जो बेस होता है, और वो क्या करता है, एसिडिक सोइल में हम डालते हैं। कहाँ पे, एसिडिक सोइल में डाल देते हैं, और जो इसको क्या कर देती है, न्यूट्रल कर देती है। क्योंकि ये क्या है, एसिड है, ये मेरे पास क्या है, बेस है, ये डाल दिया, मेरे पास क्या बन गया, न्यूट्रल बन गई, है ना। तो ये जो होगा वो किसके लिए होगा, जो डी का ऑप्शन है वो डी का क्या है, डी का 4। तो इसका जो आंसर है वो ये वाला है, वो यहाँ पे भी है बेटा। ठीक है, हाँ जी। अब हम देख लेते हैं कैलामाइन सॉल्यूशन। कैलामाइन सॉल्यूशन देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखो, कैलामाइन सॉल्यूशन जो होता है वो होता है ZnCO3। कैलामाइन सॉल्यूशन जो होता है मेरे पास वो होता है ZnCO3। ये रहा, यहाँ से हम देख लेते हैं कैलामाइन सॉल्यूशन का, इसका जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास होता है ZnCO3। ये जो यूज़ किया जाता है कैलामाइन सॉल्यूशन, ये भी क्या होता है बेटा, ये भी एक एज अ बेस यूज़ होता है। कैलामाइन सॉल्यूशन भी क्या होता है, एज अ बेस यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, जब हमने कभी देखा होगा कैलामाइन सॉल्यूशन हम कभी यूज़ करते हैं,
कभी आपने देखा हो कि जो ब्राउन आंट होती है, जो भूरी जो चींटियाँ होती है, वो हमें कभी कभी काट लेती है। काटने से भी हमारे कहते हैं जो स्किन होती है ना, वो थोड़ी अलग हो जाती है, वो थोड़ी सी वहाँ से उस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ी सी स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो आंट की जो स्टिंग्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, आंट की जो स्टिंग होती है ना, आंट जो है मेरे पास, उसकी जो स्टिंग होती है उसमें क्या होता है, मेरे पास फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, बेस डालना पड़ता है। यहाँ पे मैंने बेस डाला, ठीक है। बेस डालने से मेरे पास जो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरे पास क्या बनेगा, न्यूट्रल। मतलब जो हमारे जो जलन हो रही हो, जो इन्फ्लेमेशन होती है हमारे पास आंट के काटने से, तो वो जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कैलामीन यूज़ करते हैं। अगला जो है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। जो अब मान लो कैलामाइन का क्या आ गया मेरे पास, कैलामाइन का आ गया आंट स्टिंग, बच क्या गया, फंगल इन्फेक्शन। तो ये जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है समवेयर रिलेटेड टू होता है, जब हमारे पास इन्फेक्शन हो जाता है प्लांट्स के अंदर, तो हम ये यहाँ पे इसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जब हमने ये सारे इसके ऑप्शंस देख लिए हैं कि सी का फर्स्ट है, ए का ये है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। हम नेक्स्ट सीरीज, हम नेक्स्ट